नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। नेपाल में आज का दिन कुछ ऐसा था कि सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा मचा था। हजारों युवा, खासकर जेनजी, काठमांडू, पोखरा, जनकपुर जैसे शहरों में सड़क पर उतर आए। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण ओली सरकार का 4 सितंबर को लिया गया फैसला, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया। सरकार का कहना यह है कि यह प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्टर नहीं है और इसीलिए बैन जरूरी है। लेकिन युवाओं को यह लगता है कि यह उनकी आवाज को दबाने की साजिश है। जेनजी का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। टिकटॉक पर वायरल वीडियोस में नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ और आम लोगों की मुश्किलों की तुलना ने आग में घी डालने का काम किया है। प्रदर्शनकारी इसे जेनजी रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, जो कि 2011 के मिस्र आंदोलन की याद दिलाता है। काठमांडू में प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि युवा संसद भवन में घुसे। पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछारें, यहां तक कि फायरिंग तक का सहारा लिया, जिसमें 15 से ऊपर प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल भी है। काठमांडू में कर्फ्यू, सेना की तैनाती ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ युवा जोश है या फिर यह विद्रोह है। कुछ का मानना है कि ओली सरकार की तानाशाही नीति और भ्रष्टाचार ने युवाओं को बगावत की राह पर धकेल दिया है। कुछ लोग इसे विदेशी साजिश का हिस्सा भी मानते हैं। नेपाल के पड़ोस में भारत और चीन के प्रभाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या सरकार सोशल मीडिया बैन के जरिए आलोचनाओं को दबाना चाहती है या फिर यह डिजिटल नियमों का पालन कराने की कोशिश है। नेपाल का युवा बेचैन है क्योंकि सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा और अभिव्यक्ति का भी जरिया है। नेपाल में इस तांडव के पीछे नाराजगी साफ है। सरकार को अपने इस फैसले से यू टर्न भी लेना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि भविष्य क्या होगा, इसका हल क्या होगा। क्या ओली सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी या यह आंदोलन और उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। आज दहाड़ में नेपाल की इस अस्थिरता पर चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। भारत पर इसका इंपैक्ट क्या है, चीन का रोल क्या है, यह भी समझना होगा। लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाएंगे। तो नेपाल की जो प्रॉब्लम है, चाहे इकोनॉमिकल क्राइसिस है, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, या एक स्टेबल गवर्नमेंट है, वो नेपाल का संविधान या नेपाल की डेमोक्रेसी नहीं दे पाई। इससे नेपाल में एक अच्छा खासा रोष है, वो मोनार्की की बात कर रहे हैं। अभी हुआ ये कि सोशल मीडिया में जैसे बैन किया तो यूथ एक बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट के लिए उतरा। हालांकि सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग के बाद फैसला लिया कि बहुत सारी जो सोशल साइट्स है उनको दोबारा हम क्या बैन जो हमने किया था हम उसको वापस ले रहे हैं। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं शांति के लिए होगा, लेकिन आने वाला समय नेपाल के लिए बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। वहां पर इस प्रकार की प्रोटेस्ट हमको देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो आइए सवालों का जिक्र करती हूं दहाड़ में और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आज यही रहेगा, जेनजी का आक्रोश, युवा जोश या फिर विद्रोह। ओली सरकार फेल या फिर पर्दे के पीछे विदेशी खेल। नेपाल में तांडव, किसके इशारे पर उपद्रव। सोशल मीडिया पर बैन, नेपाल का युवा क्यों बेचैन। संसद से सड़क तक, नेपाल क्यों हो रहा है अनरेस्ट। हमारे साथ जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक के तौर पर चर्चा में मौजूद हैं। दीप्ति तनेजा है विदेश मामलों की जानकार। कंचन झा हमारे साथ मौजूद है, नेपाली कांग्रेस के युवा नेता। जाहिर है कि वहां के जमीनी हालात और वजह को समझने में मदद करेंगे। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब पूर्व राजनयिक के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं। और कंचन झा, आपके साथ शुरुआत करते हुए, नेपाल में संसद से लेकर सड़क तक अनरेस्ट आखिर क्यों है। क्या इसको सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित रखा जाए या फिर पुराने लगातार नेपाल में एक्सपीरियंसेस, राजशाही खत्म होने के बाद से जब से लोकतंत्र आए, क्यों यह कहा जा रहा है कि युवाओं की आवाज को यह दबाने की कोशिश है। और ये अनरेस्ट आखिर इसकी जड़ क्या है, वजह क्या है, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। कंचन झा, कंचन जी अनम्यूट करेंगे प्लीज अपने एंड पर। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उन शहीद युवाओं के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं।
उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। नेपाल के लोकतंत्र के इतिहास में ये दिन काला अक्षर में लिखा जाएगा। और आज के जो नौजवान, नेपाल के नौजवान सड़कों पर शहीद हुए, सिर्फ नेपाल के बेटे सपूत नहीं थे, वो पूरे दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के सपूत हैं। और भ्रष्टाचार और पुराने नेताओं की जकड़ सिर्फ नेपाल की समस्या नहीं है, ये पूरी दक्षिण एशिया की चुनौती है। और नेपाल का आंदोलन इस पूरे क्षेत्र को एक संदेश देता है कि युवा अब चुप नहीं रहेगी। नमस्कार भैया, मैं 9 बजे तक एक टीवी चैनल त्रिपाठी साहब म्यूट कर लेंगे प्लीज तब तक सर। ठीक है, कंचन जी बोलिएगा। और जो ये लड़ाई है, ये सत्ता बदलने की नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की है। और ये लड़ाई हमको लगता है कि तब तक जारी रहेगी जब तक अब नेपाल में ईमानदार, पारदर्शी और भविष्यदर्शी बोलिए ना एक राजनीति इस देश में। समस्या क्या है सिस्टम में? समस्या क्या है, दिक्कत क्या है नेपाल के सिस्टम में? देखिए, नेपाल के सिस्टम में जो पॉलिटिकल व्यवस्था है वो अपने आप में एक सुवर्ण व्यवस्था है, लेकिन यहाँ के जो पुराने नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता है, जो कई पीढ़ियों की भविष्य को जिनने हम तो कहेंगे दे हैव रॉब्ड अस ऑफ आवर फ्यूचर, उन लोग ने इस सिस्टम को परिवारवाद में, भाई भतीजेवाद में और करप्शन के इस संगुल में इस सिस्टम को ढकेल के रख दिया है। और ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये आंदोलन भाई भतीजावाद के खिलाफ है, ये आंदोलन हमको लगता है कि उन नेताओं के खिलाफ है जो पिछले 4 दशकों से सत्ता की कुर्सी पर बैठे बैठे देश को बर्बाद कर रहे हैं। और आज की पीढ़ी हमको लगता है कि कह रही है कि अब आपने हमें धोखा दिया है। ये पीढ़ी कह रही है कि राजनीति किसी गुट या बुजुर्ग नेताओं की जागीर नहीं रही, अब बस हो गया। उसी की एक पहली किरण आज नेपाल में उदाई है और दुखद सरकार इसे संभाल नहीं पाई। सरकार ने अत्यधिक दमन लिया है और हमारे पार्टी नेपाली कांग्रेस अभी सरकार में है और मैं मांग करता हूं हमारे पार्टी से कि तुरंत सरकार से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और जनता के बीच जाके सड़कों पर उनकी आवाज में कंचन जी, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, जो सड़कों पर उपद्रव देखने को मिला, संसद तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जेनजी का आक्रोश देखने को मिला, मैं आपसे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रही हूं कंचन झा, ये क्या पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड है? ये क्या सिर्फ सरकार की स्थिरता को अस्थिर करने की एक कोशिश है? Is it motivated politically, funded politically? I don't think so. Absolutely not. We have to look at how this protest started. It started over social media, and इसमें आपको दिखना पड़ा कि बहुत दिन से ये एक आग की भूस जैसे भूस में जो आग लगती है उसे रह रहा था और सिस्टम इसको हमेशा दबाने की बात हो रही थी. So if you look at the government records from the past 1 year and how this government has immersed itself in corruption totally and totally ignored the youth of this country, then you can really point out that this protest has not been any more politically motivated. These are young people, young boys and girls who go to colleges and schools. They have come into the protest wearing their school dresses. और सरकार की रवैया देखिए कि उन पर गोली और लाठी से बरसाते हुए आज दर्जनों यहाँ पर शहादत हुए हैं और सैकड़ों में यहाँ पर युवा लोग वुंडेड हैं, इंज्योर्ड हैं. और ये सिर्फ काठमांडू की बात नहीं रह गई, अब पूरे नेपाल की बात हो गई है. और जब हम शुरुआती में कहें ये साउथ एशिया में एक संदेश बन रहा है कि पुराने नेता जो जकड़ के रखे हैं सिस्टम को, जो नया पीढ़ी को नहीं सुनना चाहते, जो नया पीढ़ी के आवाज को दबाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा उदाहरण साबित हो रहा है. अगेन अ काउंटर क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी. संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं. कंचन झा, ये पूरा का पूरा प्रदर्शन आप कह रहे हैं युवाओं का भविष्य छीना जा रहा है, युवाओं के लिए यह प्रॉब्लमैटिक है. क्या इस सरकार से सिर्फ और सिर्फ जेनजीज को प्रॉब्लम है? बाकी लोगों को क्या इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है? कोई भेदभाव क्या बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहा है? सिर्फ युवाओं के साथ यह भेदभाव हो रहा है? और अगर आप स्पेसिफिकली 1 साल की बात कर रहे हैं तो मैं उस स्पेसिफिकली 1 साल में ऐसा क्या बदल गया कि यहां युवाओं को सड़क पर आना पड़ा? पॉइंट वाइज पॉइंट प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए, ऐसा क्या हुआ बीते 1 साल में? देखिए, ये 1 साल क्या हुआ कि कोई भी सिस्टम में, एक ईपी थॉम्सन एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, वो क्या कह रहे थे कि कोई भी सिस्टम में
अगर आप मार्जिनलाइज्ड और यूथ पॉपुलेशन को दबा के रखिएगा तो वो अंदर ही अंदर एक ट्रिगर के रूप में साबित होता है। ये 1 साल में वो ट्रिगर एक रिस्पॉन्स में बन रहा था। अगर आप देखिएगा तो नेपाल में शांति समझौता आने के बाद, नेपाल संघीय गणतंत्र में जाने के बाद जो नेता लोग का रवैया है, जो इंटरजेनरेशनल लीडरशिप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जो क्षमतावान युवा नेतृत्व है, जो प्रूव कर चुके हैं, जो टेस्टेड हो चुके हैं, उन लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, जो भाई भतीजेवाद में, परिवारवाद में सिर्फ अपने आप को इमर्स करके रखे हैं, उनके लिए ये 1 साल का जो पुअर गवर्नेंस पीरियड था वो एक ट्रिगर रूप में साबित हुआ है। तो मैं उस तरीके से कह रहा हूं। और जेन जी बाय का दूसरा पुस्ता है, देखिए मेरी जेन जी पुस्ता से थोड़ा ऊपर ही हूं, हम अपने आप, हम लोग मिलेनियल्स के हैं, तो मुझे लगता है कि मिलेनियल्स का और जेन जी का बात ही नहीं रह गया। ये अब साधारण प्रोटेस्ट कहां पर अब आ रहा है कि जेन जी का जो यंग पॉपुलेशन है वो लोग कैटलिस्ट रूप में हो गए हैं। और ये जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिनकी आंखों में उजाला है वही कल बदलेंगे हालत, अंधेरों की सल्तनत जब ज्यादा देर टिकेगी नहीं। सो ये अंधेरा से उजाला में जाने की कोशिश है और मुझे लगता है जिनकी पॉपुलेशन नेपाल की सड़कों पर हो रही है, जहां पर युवा सड़क पर उतरा है। त्रिपाठी साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले तो ये नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर, दूसरी तरफ अगर ओली सरकार कहती है कि ये विदेशी साजिश है, एक नैरेटिव इस तरीके का एस्टैब्लिश करती है, क्या आप भी ये मानते हैं? और अगर है तो ये क्या है? सेकंड, क्या ये एक एट कन्वीनियंस आप एक एस्केप जोन है सरकार का, जब वो कहती है कि ये विदेशी ताकतों की वजह से हो रहा है, और असल में जो आपको वहां के लोगों को देना चाहिए लोकतांत्रिक सरकार चुनने के बाद से जो बदलाव होने चाहिए वो शायद आपने नहीं किया। भारत जैसा दोस्त आपको अखरने लगता है, चीन के कर्ज तले आप लोग दबने को तैयार हैं, और भारत पर सर इसका इंपैक्ट आप किस तरीके का देखते हैं? मैंने 2 से 3 क्वेश्चन त्रिपाठी साहब आपसे पूछ लिए, मैं चाहूंगी उन पर थोड़ी सी आप क्लैरिटी अगर दे पाए। देखिए पूर्णिमा, सबको नमस्कार करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल की त्रासदी ये रही कि नेपाल में एक तो पहले राजशाही थी, राजशाही हो या लोकतंत्र हो, सबने वहां के लोगों का एक ही हो रहा है कि हमारे पड़ोसी हमारे बातों में, हमारे पॉलिसी में, हमारे देश में हस्तक्षेप करते रहे। ये तो स्टैंडर्ड सभी का, चाहे पेशेंट की बात हो, चाहे राजशाही की बात हो या नेपाली कांग्रेस की बात हो, हर बार ये आवाज उठती रही है। कभी ये आरोप भारत पे लगा है, कभी ये आरोप चीन पे लगा है। लेकिन देखिए नेपाल में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि राजशाही के बाद भी लोकतंत्र बहुत अच्छे तरह से स्थापित नहीं हो पाया। कुल मिला के 2 मेन स्ट्रीम पार्टियां रही, एक तो नेपाली कांग्रेस और दूसरी जो है वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसपे अलग अलग धड़े, बाकी नेपाली प्रजातांत्रिक पार्टी और छोटी मोटी पार्टी जो है वो कोएलिशन मिलाकर के बनाती है। तो नेपाली वोटर्स को, नेपाली सिटीजन्स को कोई ऐसा विकल्प नहीं मिल पाया इन 2 के अलावा। जब पाकिस्तान वाली स्थिति हो गई कि या तो नवाज शरीफ की पार्टी होगी या जरदारी की पार्टी होगी, बाद में इमरान विकल्प के तौर पर आए, तो यहाँ भी ऐसा भी कुछ नहीं हो पाया कि जनता को कोई एक विकल्प मिले कि हम आप दोनों में से किसी को नहीं चुनते, किसी तीसरे को चुनते। तो अब दोनों पार्टियां बदल बदल के आती हैं सरकारों में। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चीन से डिक्टेट होती है, वो हर बार ये कहती है कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे, हर बार ये कहती है कि भारत इंटरव्यू कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। हमें याद है जब प्रचंड 2002 में यहाँ पर आए थे भाग के, जब कुछ नहीं थे फिर पार्टी के, तो वो आरोप लगाते थे कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही नेपाल में राजशाही बदलने की। तो दोनों ओर से भारत सरकार पे और सरकारों पे आरोप लगाए जाते हैं। अब यहां पर सवाल है कि चाहे जो भी सरकार, भ्रष्टाचार, मैं देख रहा था कि भ्रष्टाचार ये युवा क्यों आखिर आए, युवाओं के आंदोलन करने का कारण, एकमात्र कारण ये प्लेटफॉर्म से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे बैन नहीं, ये बहाना, ये धीरे धीरे ये आक्रोश जो है धीरे धीरे जन लेकर के ये बढ़ रहा था, क्योंकि वहां देखिए 10.7% का अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब 1 दशक से ज्यादा नेपाली लोग जो है
बेरोजगार हैं। और सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई खास काम नहीं किया, खासतौर से कम्युनिस्ट सरकार ने तो कोई काम नहीं किया। वो बजाय इसके चीन के द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम है उनको करेंगे, लिटमस पे करेंगे, भारत के साथ सीमा विवाद करेंगे, बहलाते रहे अपनी जनता को, अपने वोटर्स को। अब वहां पर देखिए HDI भी 0.622 है, जो कि कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और करप्शन में 107वें नंबर पे है। मतलब 107 106 देश इससे ज्यादा वो है ईमानदार। तो हर क्षेत्र में करप्शन अगर होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यूथ क्या करेगा? युवा को फिर कहीं न कहीं तो चारा चाहिए। आपको मैं याद दिला दूं, 1975 में ही हुआ था। इंदिरा गांधी के आने की बात नहीं थी, वो एक बहाना था। बात एक आक्रोश धीरे धीरे ज्वालामुखी के रूप में जमा हो रहा था, वो आंदोलन के रूप में निकला। यहां भी हो रहा, यही चीज आपने देखा होगा स्टूडेंट से श्रीलंका में किया। तो अगर जब तक सरकार इन चीजों को एड्रेस नहीं करेगी, मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी, तब तक ये आक्रोश और ये आंदोलन एक दूसरे रूप बदल करके आते हैं। ठीक है जी। दीप्ति तनेजा जी, क्यों नेपाल की जनता राजशाही को ज्यादा प्रेफरेंस पर रख रही है एट द मोमेंट लोकतंत्र के ऊपर? क्यों, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर चल नहीं पा रही एक लंबे समय से? दूसरी चीज, मैं जितने भी पड़ोसियों की अगर भारत की बात कर लूं, फिर चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट चीन के पर्सपेक्टिव से नजर आया, या तो कर्जा देने के लिहाज से नजर आया। आपने देखा कि कैसे इन तमाम देशों में अस्थिरता बढ़ी। नेपाल में भी अब विदेशी ताकतों का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार टिल्ट होती है चीन की तरफ। आपको यह भी तो समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप देश का भला चाहते हैं, या फिर या जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं वो अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटी पे रखते, बीट एनीबॉडी, वो कोई भी आ जाए दोनों पार्टीज में से। दीप्ति जी बस अनम्यूट करेंगे मैम। सॉरी बोलिए। नमस्कार पूर्णिमा जी। तो सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि विदेशी ताकतों का हाथ है कि नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने SCO समिट में देखा, ओली सरकार थी, ओली ने लिपू लेक पास के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कोट अनकोट करके आ रहा था वो, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन तो अपना दर्ज किया ही किया, जो डेफिनेटली प्रेसिडेंट शी बहुत आसानी से कोई भी ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये तो अपने आप में चाइना को नाराज करने वाली बात करके आए, लेकिन अब इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है कि नहीं, चाइना का हाथ है कि नहीं, डीप स्टेट का हाथ है कि नहीं, ये अभी इस फिलहाल स्टेज पे कहना बहुत ही मुश्किल होगा एक्सपर्ट के लिए भी और अभी इंटरनेशनल सिनेरियो में भी, क्योंकि अभी बस शुरू ही हुआ है ये। और जहां तक आपने कहा कि चाइना के प्रति एक झुकाव, अब आप इसको झुकाव कह लो पूर्णिमा जी, कि इसको मजबूरी कह लो, तकरीबन भारत को छोड़ के जितना हम साउथ ईस्ट एशिया का जोन देखते हैं, साउथ ईस्ट एशिया पूरे जोन में केवल एक भारत ही था जिसने बॉर्डर बेल्ट इनिशिएटिव को अपना, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को अपना कहा कि नहीं हम इसको मानेंगे, हम यहाँ पे अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे अलावा ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो हैं वो कर्ज में डूब चुकी हैं चाइना के। तो अब आप उसको मजबूरी कह लो या कह लो कि एक ट्रेड नेगोशिएशन कह लो, लेकिन अपने डेवलपमेंट पाथ के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल चाइना के बोझ तले, कर्ज तले दबने वाला रास्ता है। और जहां तक कि अभी यूथ की बात करें, जो मैं परिस्थिति देख पा रही हूं पूर्णिमा जी, ये बिल्कुल ऐसी परिस्थिति है कि एक वॉल्केनो है और वो अंदर से कुलबुलाहट बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि बस वो पीक मूवमेंट आने की देर होती है और उस पीक मूवमेंट पे वो वॉल्केनो फट जाता है, सारा लावा बाहर निकलता है। तो ये जो ट्रिगर हुआ है, ये जो सोशल मीडिया बैन किया है ओली सरकार ने, ये डेफिनेटली यूथ को बहुत ज्यादा इसने ट्रिगर पहुंचाया है। क्योंकि जैसे कि आप जहां साहब से पूछ रहे थे कि पिछले 1 साल में जो हुआ है, बाकायदा पिछले 1 साल में, और अगर हम हाल फिलहाल में पिछले 2-3 महीने की घटनाएं देखें नेपाल में, तो इतना ज्यादा करप्शन बढ़ चुका है कि वो अब सहन के बाहर हो चुका था। चाहे आप राजकुमार गुप्ता, मतलब आप जितनी तो इकोनॉमी नहीं है उतने ज्यादा बड़े तो हम स्कैम्स एंड स्कैंडल्स देख रहे हैं।
फेडरल अफेयर्स मिनिस्टर राजकुमार गुप्ता का देखें तो 7.8 मिलियन नेपाली रुपए का कर्जा, नेपाली रुपए की ब्राइब की वहां पे प्रॉब्लम। फिर नेपाल टेलीकॉम करप्शन केस देखें जून 2025 का तो 334.8 मिलियन नेपाली रुपए। फिर मई 2025 में जो इमिग्रेशन ऑफिस जॉइंट सेक्रेटरी थे तीर्थराज भट्टाराय, उनका जो करप्शन एंड ट्रैफिकिंग का केस सामने आना। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 14 बिलियन नेपाली रुपए का करप्शन का वो जो स्कैंडल चला। फिर गिरिबंधु टी एस्टेट लैंड ऑर्डिनेंस जो आया, उसमें रियल एस्टेट वालों को हद से ज्यादा, एक लीगल लिमिट से ज्यादा जमीन देने की सैंक्शन। तो जैसे आप कह रहे हो कि केवल अपने आप को मुनाफा पहुंचाने के लिए वहां के जो इस समय जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर है, जो ओली सरकार के विभिन्न मंत्री केवल अपना फायदा, अपना मुनाफा देख रहे हैं जनता के मुनाफे को छोड़ के। तो ये बेसिकली यूथ की आवाज दबाने की एक मुहिम थी, जिसका ट्रिगर फाइनल हुआ है कि इतना करप्शन बढ़ चुका था कि यूथ आज सड़कों पे उतर आया है, जो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही परेशान जनक स्थिति वहां पे मैं कहूंगी बनी हुई है। संजीव जी, जैसा ज्वालामुखी इस वक्त नेपाल की सड़कों पर फटता हुआ नजर आ रहा है, यूथ सड़कों पर नजर आ रहा है, एक पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जा रही है, चीन पर डिपेंडेंसी एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल करियर को या उस कुर्सी को प्रायोरिटी पे रखते हुए सरकारें वहां पर काम कर रही हैं। लेकिन अगर यह आंदोलन बढ़ता है तो आपको लगता है कि नेपाल में एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर फिर से देखने को मिल सकता है? सेकेंडली सर, क्या ओली की जो कूटनीतिक विश्वसनीयता है, ये आंदोलन उसके लिए एक बहुत बड़ा डेंट है, और पड़ोसी देश होने के नाते भारत पर इंपैक्ट या ऑप्शंस किस तरीके के आप देखते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि नेपाल की जो नेता हैं, जो वहां की डेमोक्रेसी को सशक्त और मजबूत बनाने की इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई, वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और डेमोक्रेसी का जो डेफिसिट है, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न कर पाने का उनका जो एक विफलता है, वो जनता के सामने बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। जनता में इसको लेकर के व्यापक असंतोष है और एक युवाओं का उत्साह है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो वहां के सभी सेक्टर्स का अच्छा परफॉर्म न करना हो, मिस गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस समस्याएं, तो इन सारे वजहों से वहां के अंदर एक व्यापक असंतोष रहा है। और उस असंतोष का लाभ उठाते हुए हमने ये भी देखा था कि नेपाल में कई ऐसे दल हैं जो वहां पर फिर से राजतंत्र की मांग कर रहे हैं। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जो एक लंबे संघर्ष के बाद एक लोकतंत्र की जो व्यवस्था स्थापित की गई थी, एक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो एक प्रयोग शुरू किए गए थे, उन प्रयोगों को जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को विफल साबित हो है। और ये वहां की सरकार की विफलता है, कोई सरकार की विफलता है। और जाहिर है कि जो जेनजी हो, चाहे वो वहां के आम लोग, सभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त भी कर रहे थे, लेकिन भावनाओं को समझने की बजाय, उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की बजाय, यदि आप उनके मुंह पर ताले लगाने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे और सोशल मीडिया पे ही ब्लैंकेट बैन लगा देंगे, उसका परिणाम तो ये होगा। पर सरकार इसको एड्रेस क्यों नहीं करना चाहती श्रीवास्तव जी? सरकार को दिक्कत क्या है? वहां के लोगों की बातों, आपको सरकार चलानी है, आपको चुना इसीलिए गया, राजशाही के बाद लोकतांत्रिक तरीका इसीलिए अपनाया गया ताकि आप देश को बेहतरी की तरफ ले जा सकें। और अगर आपकी वो इंटेंट नहीं है तो फिर तो किसी को भी उस कुर्सी पर, उस जिम्मेदारी भरे पद पर बैठने का फिर अधिकार भी नहीं है। डर किस बात का है वहां की सरकार को? नहीं, डर से ज्यादा पूर्णिमा जी जिम्मेदारी का जो अभाव है, जिम्मेदारी को पूरी करने का जो कमिटमेंट, जो अभाव दिखाई देता है। और यदि ऐसी स्थिति वहां बनी रहेगी तो आप वहां की स्थिति बांग्लादेश की जैसी होते हुए नहीं लगेगी। और जो लोकतांत्रिक जो प्रयोग होते हैं, जब विफल होते हैं तो उसके बहुत डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। पाकिस्तान का आप देख लीजिए, वहां दिखावे का लोकतंत्र है, बांग्लादेश में भी वही स्थितियां दिखाई दे रही। भारत के जो छोटे पड़ोसी राष्ट्र थे, लोकतंत्र को लेकर के जो प्रयोग किए गए, उसमें अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। और जैसा कि एम्बेसडर त्रिपाठी साहब ने भी भारत में भी 2 वर्षों का ऐसा एक समय आया था 1975 में, लेकिन हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और जिम्मेदारी भरे भाव से आगे बढ़ाया। और एक डिस्ट्रप्शन आया था, लेकिन हमने अपने लोकतांत्रिक प्रयोगों को लगातार जारी रखा। लेकिन ये तो बांग्लादेश के और जो नेपाल के जो लीडर्स हैं,
तो उनको इस बात को समझना होगा कि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जनता में यदि लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना है तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। उस प्रक्रिया में जो लोगों की ग्रीवांसेस हैं उसको एड्रेस करना होगा, उनकी समस्याओं को एड्रेस करना होगा, वहां पर संस्थाओं को मजबूत बनाना होगा, करप्शन पे लगाम लगानी होगी, जो युवाओं में जो बड़ा बेरोजगारी को लेकर के जो संकट है उसको दूर करना होगा, मुद्रास्फीति के संकट को दूर करना होगा। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने से कुछ नहीं होने वाला। इससे हिंसा की जो आग है और असंतोष की जो आग है वो अधिक भड़केगी। इसका एकमात्र, देखिए प्रतिमा जी, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि नेपाल के नेताओं के पास ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उनके पास समय है, उनके पास अवसर है, वो जनता के साथ संवाद स्थापित करें। ये जो जेनजी है उनके साथ संवाद स्थापित करें। जो सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया तुरंत ही हटाएं और वहां के लोगों में जो भावनाएं जो वो प्रकट कर रहे हैं उसको समझ कोशिश करें, उसको एड्रेस करें, तभी जाकर वहां पर लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो नेपाल के और नॉर्थ कोरिया में और चाइना में क्या अंतर जाएगा? वहां पर तो चाइना में क्या आप लिख दीजिए तो आप डिटेन कर लिए जाएंगे, नॉर्थ कोरिया में तो आपकी जान भी जा सकती है। मतलब यहाँ से एक रास्ता है या तो सुधारने का चीजें, और नहीं तो हालात शायद इतने अस्थिर हो जाएं। और हमने देखा है श्रीलंका की सड़कें हमने देखी, हमने म्यांमार की सड़कें देखी, हमने बांग्लादेश की सड़कें देखी, वहां पर हमने विद्रोह देखा है। अगर यहाँ से सुधरना है और अगर लीडरशिप करप्ट होगी तो वहां की जनता इसी तरीके से, कुछ तस्वीरें भी मैं इस वक्त दिखा रही हूँ, अपडेटेड विजुअल्स जो वहां के आ रहे हैं वो क्लियरली ये दिखाते हैं कि कैसे हालात पैदा हो रहे हैं। और नेपाल में तांडव जैसी, लिटरली वैसी सिचुएशन वहां पर है। मैं वापस जवाब के लिए एक बार कंचन जी आपके पास भी लौटूंगी, त्रिपाठी जी आपके पास भी, दीप्ति जी आपके पास भी। जल्दी से एक बार हेडलाइंस दिखाते हुए वापस चर्चा का रुख करते हैं और इस और थोड़ा डीप इन इस मुद्दे को समझने की आगे कोशिश करेंगे। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। कंचन जी आपके पास आते हुए साथ ही ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड में और नेपाल के भी जाऊंगी तो वहां पर मधेशी और पहाड़ी आंदोलन एक तरीके का इम्बैलेंस स्टेट को नेपाल की पहले ही दिखाता रहा है। फिर अभी भी आरोप लगते रहे हैं कि जो नेताओं के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा जीवन बिताते हैं और बाकी लोगों के साथ वो बायसनेस बहुत क्लियर नजर आती है। क्या आपको लगता है कि इसकी जड़ें वहां की सरकार ने स्वयं रखी, जिसके बाद आज ये एक बर्स्ट आउट देखने को मिल रहा है? और अगर मैं सॉल्यूशन पर जाती हूं तो आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या बातचीत के जरिए संभावित है? मुमकिन है कि सरकार अगर बात करने की कोशिश करे, मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करे उस इंटेंट के साथ, तो शायद बेहतर पिक्चर हमें दिखाई देगी वहां से। जी जरूर। सबसे पहले तो जो समानता की बात जो आपने उठाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पीढ़ी अभी जो सड़क पर है, ये अपने स्कूल के किताबों में लोकतंत्र और समानता की बात पढ़ते थे और अब ये सड़क में आके उसको रचनात्मक तरीका से वो लोकतंत्र के हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सरकार का जो ये रवैया था, जो दमनकारी रवैया, आपको याद करा दे कि 2015 में जब ये देश का संविधान बन रहा था तो उस टाइम में भी ऐसे ही रवैया सरकार ने, राज्य ने मधेसी जनता के ऊपर दिखाई थी। वो प्रोटेस्ट भी नेपाल के इतिहास में दर्ज है काला दिन के हिसाब से। तो वो असमानता का जो बीज है कहीं ना कहीं राज्य की व्यवस्था ही में बोलिए ना, वो बोई हुई बीज है। और इसीलिए ये जो सरकार बनी जिसमें हमारे दल नेपाली कांग्रेस भी शामिल है, ये जो सरकार बनी उसकी प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो संविधान है हमारे पास, जो संघीय गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो एक पीढ़ी नहीं की दो पीढ़ी ने संघर्ष करके जो लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लाया, उसको बचाने के लिए ये संघीय व्यवस्था का जो प्रणाली है उसको कार्यान्वयन में लाने के लिए, उसको फास्टर इम्प्लीमेंटेशन में, तभी जो हमारे दोस्त बोल रहे थे उसको ही हम समर्थन करके बोल रहे हैं कि इसीलिए ये सरकार की गठन हुई कि नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले का गठन हो और ये अस्थिरता में जो हमेशा नेपाल की सरकार रहती है उसको चीरने के लिए, स्थिरता लाने के लिए प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि संविधान का संशोधन हो। लगभग
अब आपको मैं जानकारी कराना चाहता हूं कि लगभग 150 कानून अभी भी बनना बाकी है संघीय संसद में। प्रदेश जो चुने गए हैं, प्रदेश जो बने गए हैं, उसमें अभी भी प्रहरी और प्रशासन का विधेयक कानून नहीं लाया गया है। सो ये प्रमुख एजेंडा सबको लाने के लिए, इसको कार्यान्वयन में लाने के लिए संघीय संसद में ये सरकार बना हुआ था, लेकिन अफसोस कि ये सरकार भ्रष्टाचार में अपने आप को लिप्त की और हमेशा ये पब्लिक को दबाने के लिए, जनता को दबाने के लिए, और जो जनरेशन जी का जो पुस्ता है, अभी देखिएगा तो जनसंख्या का लगभग 50% पॉपुलेशन ये जनरेशन जी और उसके अंडर में आते हैं, और वो पॉपुलेशन का वॉइस को आप नहीं दबा सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं वहां पर रोजगार भी नहीं है, वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं, उनकी कोई परचेजिंग पावर भी नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं है, फिर कर्ज का बोझ एक अलग है। जी, और उसमें भी वेल्थ डिस्पैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है अभी के टाइम में। जो गरीब है वो गरीब होते ही जा रहे हैं, जो धनिक है वो धनिक होते ही जा रहे हैं। जो धनिक है, जो परिवारवाद में लिप्त है, उनको बैंक लोन दे रही है। जो गरीब किसान है उसका खेत बंजर में है। जो एक युवा है जो यही मुल्क में, यही देश में रह के कुछ करना चाहता है, उसके लिए सिस्टम कुछ हेल्प नहीं करते हैं। जहां भी जाइए आपको कमीशन का खेल है। 60-40% मिल के पार्टी लोग खा रहे हैं, 60% एक पार्टी खा रहा है, 40% कोलिशन का गवर्नमेंट चल रहा है। सो ये सिर्फ एक तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं बन के रह गया है, अब लोकल गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम हो गया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम हो गया है। और इसीलिए आप देखिए कि अभी शाम तक का रिपोर्ट देखिए, सड़क, हर एक शहर का सड़क पर युवा लोग आए हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम हम लोग ने मिलकर बनाया, जो हमारे पुरखों ने शहादत दे के लिए हम लोग के लिए बनाए, ये नेता लोग का चरित्र के कारण, ये नेता लोग को ऑक्टोजेनेरियन लीडर्स जो हैं, उन लोग को लॉन्ग टाइम पहले ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। दिस टुडे हैज बीन द फाइनल साइन, एंड आई थिंक फ्रॉम टुडे they will start doing what was long expected for them to do. ठीक है त्रिपाठी साहब, भारत को इस सिचुएशन में अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से किस तरीके का रिस्पांस देना चाहिए? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो हमने वहां पर चीन में, श्रीलंका में जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई, हमने उसके बाद चीन को बैकआउट करते हुए भी देखा है। फिर इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, बिजली, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बांग्लादेश में भारत ने अपनी भागीदारी को बढ़ाया डिस्पाइट ऑफ द अनरेस्ट जो हमने देखा। म्यांमार में भी भारत की तरफ से एक बेहतर पड़ोसी के तौर पर भारत का रिस्पांस क्या होना चाहिए, और रिस्पांस के साथ साथ भारत के लिए अलर्टनेस क्या है इस पूरी सिचुएशन के बीच में? देखिए पूर्वा जी, इसमें जहां तक भारत के रिस्पांस की बात है तो मैं 3 बिंदु बताना चाहूंगा। एक तो प्राइमा फेसी ये नेपाल का आंतरिक मामला है। एब्सोल्युटली सर। इसलिए भारत को ये कहना चाहिए, ठीक है हम आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बिना हिंसा के सरकार और विपक्षी दल और प्रदर्शनकारी मिलकर के सुलझाए। एक चीज। दूसरी चीज ये कि हमने सीमा सुरक्षा बल को ऑलरेडी एसएसबी को अलर्ट कर दिया है नेपाल बॉर्डर पे, ताकि कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट न होने पाए, वहां से नेपाल से लोग भागे, यहाँ पे परेशानी हो और दोनों देशों के बीच में तनाव हो, जो न होने। तीसरी चीज ये है कि जब नेपाल में अगर ये खत्म होता है, और उससे पहले भी देखिए हमने नेपाल को इन रिस्पेक्टिव आपकी कौन सी गवर्नमेंट थी, ओली की गवर्नमेंट थी या पिछली की गवर्नमेंट थी या नेपाली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमने हमेशा नेपाल को सपोर्ट किया। बिल्कुल। और यहां तक सपोर्ट किया है कि देखिए हमने नेपाल के साथ संधि की है कि हम नेपाल से बिजली खरीदेंगे, हम परियोजना बनाएंगे, नेपाल से हम 10 साल तक बिजली खरीदेंगे, 10,000 मेगावाट हर साल। तो हम नेपाल के डेवलपमेंट के लिए सारे काम करेंगे। सर ये वही नेपाल है जो भारत के जगहों को, स्पेस को अपने नक्शे में बार बार दिखाने से बाज नहीं आता। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विपुलेख और ओलंपियाड को बार बार ओली यहाँ दिखा रहे हैं, नक्शे ये नेपाल का हिस्सा है। ओली जाकर के एससीओ में शी जिनपिंग से भी करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शी जिनपिंग की सरकार नहीं थी, तब उनके पूर्ववर्ती की सरकार थी। 2006 में भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ था लैंड बॉर्डर से ट्रेडिंग का, और जिसमें ओलंपियाड भी शामिल। उस वक्त भी
उस वक्त इसका मतलब चीन के साथ अगर समझौता हुआ तो चीन ये मानता है कि ये यहाँ तक भारत की सीमा है। अब अगर चीन ये मानता है तो नेपाल ही प्रधानमंत्री अगर चीन के पास जाएंगे तो वही जवाब मिलेगा, वो कुछ नहीं करेंगे बिकॉज चीन के साथ तो हमारा समझौता है। अगर चीन सोचता कि ये हमारा नहीं है तो चीन समझौता ही नहीं करता। तो ये तो नक्शे में दिखाने की बात या बॉर्डर के वो पिलर्स हटाने की बात, ये सिर्फ एक डाइवर्जन का एक जरिया है कि आप जनता का ध्यान वहां से हटा करके दूसरी ओर ले जाए, अपनी मूलभूत समस्याओं से हटा के दूसरी ओर ले जाए। देखिए नेपाल की जीडीपी अभी 42.91 अरब डॉलर है और उसमें और इतने जीडीपी से हम करीब साढ़े 34 अरब डॉलर नेपाल के पास बाहरी कर, मतलब कि 85% जीडीपी का 85% उनके पास बाहरी कर दिया और उसमें भी 10 अरब डॉलर से ऊपर चीन का कर्जा है, खाली चीन। यानी आपके टोटल कर्जे का 30% तो चीन के पास है। तो चीन जैसी आपकी लकीर चाहेगा घुमाएगा, बिल्कुल आपको उससे बचना चाहिए। इसी में एक सवाल मैं निकालते हुए सर उसको जरा कंटिन्यू दीप्ति जी के साथ करना चाहती हूँ। तो दीप्ति जी, भारत के लिए क्या ये मौका है जो अस्थिरता नेपाल में है उसको स्थिर करने के लिए ऑप्शंस, मतलब भारत क्या कर सकता है? क्योंकि किसी भी देश को स्थिरता प्यारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके की इंसर्जेंसीज, इस तरीके के हालात किसी देश में अच्छे नहीं लगते। जैसे कि फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, श्रीलंका में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के जरिए जो कोयला प्रधान निवेश का विकल्प है वो चीन का, उसको दे सकता था भारत। फिर बिम्स्टेक, BBIN, आयोरा जैसे मंच हैं, उनको मजबूत करना, उससे एक तरीका हो सकता है। या फिर इंसर्जेंसी काउंटर ऑपरेशन, मतलब क्या तरीका है भारत के पास कि अस्थिरता को स्थिरता में बदलने के लिए भारत क्या कर सकता है या करना चाहिए? देखिए अभी दीप्ति जी बोल रहे हैं सर। हाँ जी सर, दीप्ति जी। पूर्णिमा जी, इसमें मैं भी एम्बेसडर त्रिपाठी के साथ अग्री करूंगी कि अभी फिलहाल भारत को एक न्यूट्रल स्टैंड ही अपनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भारत का नेपाल के साथ बहुत बड़ा ट्रेड है। नेपाल के बिगेस्ट जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो भारत है अभी भी। तो जैसे कि एम्बेसडर त्रिपाठी ने कहा कि अभी भारत को देखना चाहिए कि ये मानते हुए, और ये है भी कि उनकी अभी इंटरनल प्रॉब्लम है, किस तरफ कहा जाता है। क्योंकि आप केवल लोकतंत्र की बात कर रहे हो, एक तरफ उधर ज्ञानेंद्र हैं जो आज भी उसी का मोर्चा निकाल के बैठे हुए हैं कि वापस हमें मोनार्की पे जाना चाहिए। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच का समय होगा। बिल्कुल कूद के घुसने वाली बात मैं नहीं कहूंगी इस समय करना चाहिए। और जैसे हम आज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टैंड देख रहे हैं, जब बहुत भारी भारी चीजें भी हमारे ऊपर आ रही हैं, हम वेट एंड वॉच पॉलिसी का अपना रहे हैं। बिकॉज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, कूटनीति में पूर्णिमा जी, आज हमारा जो एक स्टैंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि धीरे धीरे कदम रखो, अपनी स्थिरता मजबूत करो, अपना स्टैंड मजबूत करो, दूसरों के सामने झुको नहीं। तो आज मैं नहीं मानती इस चीज को कि एकदम कूद के भारत को स्थिरता की तरफ, क्योंकि अब किस करवट बैठेगा जो इस समय नेपाल में अस्थिरता चल रही है, किस करवट बैठेगा, अभी 1-2 दिन के अंदर ही वो सिचुएशन। और दूसरा संजीव जी, ये भी है भारत का तरीका कि भाई आंतरिक मामले जिसके हैं वो अपने अपने हिसाब से, किसी तीसरे के दखल को हम ना देखें। तो जाहिर है कि दैट अप्लाइज टू अस ऑल्सो। आपका एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी मैं श्रीवास्तव जी, फिर उसके बाद चर्चा को खत्म करूंगी। जी देखिए, भारत की जो एक नॉन इंटरफेरेंस की नीति रही है वो बहुत स्पष्ट है। ये नेपाल का आंतरिक मामला है और ये नेपाल के लोगों को ही, वहां की सरकार को ही ये रिजॉल्व करना होगा। लेकिन भारत, जैसा कि हमने बांग्लादेश के संदर्भ में देखा था, कि भारत ने एक सलाह दी थी कि वहां पर जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको किसी तरह से ठेस न पहुंचे, और इसका भी जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। और बांग्लादेश के संदर्भ में हमने ये भी कहा कि जो एक अतिवादी जो ताकतें हैं वहाँ वो अपना प्रभाव न बढ़ाने पाए, इस संदर्भ में भी प्रयास करते हों। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का बड़ा समर्थक रहा है। म्यांमार के संदर्भ में भी हमने यही कहा कि म्यांमार में जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है बहाल होनी चाहिए। भारत एक सलाहकारी भूमिका अवश्य रखता है, लेकिन अल्टीमेटली जो एक्शंस है तो नेपाल के लोगों को ही लेने होंगे। लेकिन अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ
नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ते हैं, जिसको छोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं, वो रिश्ता है। और नेपाल के अंदर अस्थिरता अगर फैलती है तो ये भारत के लिए भी चिंता की बात होगी। भारत अपनी जो पूरी एक जो सपोर्ट है, कलाकारी जो भूमिका है, उसको अदा करेगा। नेपाल यदि भारत से कोई सहयोग की अपेक्षा करे करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। जाहिर है कि जेनजी का एक गुस्सा, मिलेनियल्स का गुस्सा जिस तरीके से नेपाल की सड़कों पर फूट रहा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया का एक मुद्दा नहीं है। अब आने वाला कल इस दिशा को किस तरीके से, इस लड़ाई को कौन सी दिशा में आगे लेकर जाएगा, सरकार ये सुनेगी या आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा, आगे कैसी तस्वीर भरकर देखने को मिलेगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, कंचन जी आपका भी शुक्रिया, सीधे आप नेपाल से हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर माफी चाहूंगी, मोहम्मद अमीन साहब नहीं, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद थे, और दीप्ति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।